मैकियावेली मैकियावेली इज अ पॉलिटिकल फिलोसफर जो इटली से बिलोंग करता है। और जो मैकियावेली है, इसको कहा जाता है मॉडर्न पॉलिटिकल फिलोसफर, और इसको ये भी कहा जाता है जो मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस है उसका ये फादर है। जहाँ तक मैकियावेली की बात है, उसका जो ओरिजिन है वो इटली से है। तो इटली में जो क्रिटिकल कंडीशन अपनी स्टेट की इसने जो देखी, क्योंकि इसने बीइंग अ सन फ्रॉम अ गुड प्रॉस्परस फैमिली, लायर्स फैमिली, तो इसको कभी कभार स्टेट ने, दौलत ने अपने डिप्लोमेटिक मिशन पे भी कहीं नेक्स्ट नेबरिंग स्टेट में भेज दिया, सिटी में भेज दिया। तो वहाँ पर जब इसको रियलाइज़ हुआ कि इटली की कंडीशन क्या है, देन ही वॉज गिवन द नेम दियर, तो उसको एक नाम दिया गया, मिस्टर नथिंग। मिस्टर नथिंग का नाम इसको दिया गया मैकियावेली को। लेकिन फिर इसने क्या कहा, इसने क्या देखा, जब इसने इटली में देखा कि कंडीशन ख़राब है, इटली डिवाइड हो चुकी है, कुछ किंगडम्स में डिवाइड हो चुकी है, तो उसने चाहा कि इटली को जितना जल्दी हो सके, मैकियावेली ने चाहा कि मैं इटली को जित जो भी ये 5 ग्रुप्स बने हैं, मैं उनको एक एब्सोल्यूट मोनार्क दूंगा, और वो एब्सोल्यूट मोनार्क इन पांचों पे रूल करेगा, ताकि ताकि हम वो इस तरह इन पांचों स्टेट्स पे रूल करेगा, ताकि ये यूनाइटेड इटली बन जाए, ताकि ये यूनाइटेड इटली बन जाए। आगे चलकर इसने, चाहे वो द प्रिंस हो या डिस्कोर्सेस हो जो 1521 में आई, जो प्रिंसेस की 1513 में आई, प्रिंस में इसने ज्यादातर क्या किया है, ही एडवाइज्ड द रूलर, ही एडवाइज द किंग और द प्रिंस हाउ टू रूल द स्टेट। फिर वो स्टेट नॉर्मल होगी, लोग उसमें लॉ ओबीइंग होंगे, लॉ अबाइडिंग होंगे। लेकिन अगर वो करप्ट स्टेट होगी, अगर वो करप्ट स्टेट के साथ साथ परवर्टेड स्टेट होगी, करप्ट स्टेट होगी, खराब स्टेट होगी, तो वहां पर वो प्रिंस को हर कोई ऑप्शन देता है, मतलब टू क्रॉस द लिमिट्स, टू यूज एब्सोल्यूटिज्म, to take advantage of the fake news, etc., to use propaganda in order to treat the people who were doing corrupt activities there. तो उसने वहां पर हर एक ऑप्शन दिया था किंग को, एक परवर्टेड या जो क्राइसिस से भरी हुई स्टेट है, उसमें सारे ऑप्शन प्रिंस को मौजूद रहेंगे। और एक और इन जनरल सी बात है, हमने पढ़ना है इसका सेक्युलरिज्म और इसका स्टेट क्राफ्ट, लेकिन इन जनरल मैं आपको बता रहा हूँ, हम इसका ह्यूमन नेचर भी पढ़ेंगे। लेकिन जब हम इसका सेक्युलरिज्म पढ़ते हैं, उसने इससे पहले ही वॉज कंसिडर्ड एज एंटी चर्च बट नॉट एंटी रिलीजन। तो वो एंटी चर्च क्यों है? वाई मैकियावेली वॉज नोन एज एंटी चर्च? मैकियावेली को इसीलिए एंटी चर्च कहा जाता है क्योंकि उसने बोला जो पॉलिटिक्स वहां थी तब के ज़माने में, 1500 अराउंड, जो वहाँ पॉलिटिक्स थी, दैट वाज नॉट बेस्ड ऑन गुड क्रिश्चियन कंडक्ट, दैट वाज नॉट बेस्ड ऑन गुड क्रिश्चियन एथिक्स। सो बट दैट वाज बेस्ड ऑन सेल्फिश मोटिव, सेल्फिश इंटरेस्ट्स वहाँ भरे हुए थे। कोई वहाँ पर जो मॉरल, जो कंडक्ट होता है एक इंसान का अपने मजहब के तौर पे, जो रियल क्रिश्चियंस वहाँ पर थे, रियल क्रिश्चियनिटी जो मैसेज देती है ह्यूमैनिटी को, वो वहाँ पर फॉलो नहीं होती थी अकॉर्डिंग टू मैकियावेली। तो जो सिस्टम था वो सेल्फिश मोटिव्स और इंटरेस्ट से भरा हुआ था। दूसरा, जो वहाँ इटालियन सोसाइटी थी, उस वो भरी हुई थी पॉलिटिकल करप्शन से, पॉलिटिकल लेवल पे जो करप्शन था उसकी वजह से वहाँ मॉरल डिजेनरेशन हो चुकी थी। और वहां पर जो, जिस तरह हॉब्स की स्टेट में माइट इज राइट वो गाइडिंग प्रिंसिपल बन जाती है, जो फोर्स और क्राफ्ट था, फोर्स खासकर वाज द मास्टर की टू सक्सेस। जिसके पास यहाँ भी वही बात थी, जिसके पास जितनी करप्शन की वजह से ताकत जमा हो जाती वो रूल करता था। और जो गवर्नमेंट थी वो हार्डली बॉदर करती थी to stand against injustice, to deliver justice, to control injustice. The government was hardly bothering or caring about these very things. So there was a problem of carelessness as well as lawlessness as well as selfishness. तो ये कुछ चीज़ें थी जिनकी वजह से why he was anti-church, he was not anti-religion but anti-church. तो उसकी जो क्रिटिकल कंडीशन उसके स्टेट इटली की थी, तो उसके बारे में वो सोच सोच के उसने फिर एडवाइस किया प्रिंस को, हाउ यू कैन कंट्रोल द वेरी स्टेट विच इज़ फुल ऑफ क्राइसिस, विच इज़ फेसिंग करप्शन। तो जहाँ तक इन जनरल मैकियावेली की बात है, इस पे इन्फ्लुएंस किसका रहा? सबसे पहले जो इसका इस पे इन्फ्लुएंस रहा, जो फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस है, वो एरिस्टोटल है। तो एरिस्टोटल से इसने हिस्टोरिकल मेथड ले लिया। सबसे पहले इसने एरिस्टोटल से हिस्टोरिकल मेथड ले लिया। तो हिस्टोरिकल मेथड, जो इसने बहुत सारे मेथड्स यूज़ किए, लेकिन हिस्टोरिकल भी यूज़ किया, और हिस्टोरिकल इसने एरिस्टोटल से हासिल किया। इसके अलावा स्टेट इज़ द हाईएस्ट ऑर्गेनाइजेशन फॉर ह्यूमन बींग्स, इसने स्टेट को ये कंसिडर किया है, इट इज़ द हाईएस्ट ऑर्गेनाइजेशन फॉर ह्यूमन बींग्स। ये भी इन्होंने अपने जो फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस है एरिस्टोटल से हासिल किया। इसके अलावा जो
डिवीजन जो क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट दी थी एरिस्टोटल ने, उसमें जो मोनार्की, एरिस्टोक्रेसी और डेमोक्रेसी उसने बताई थी। मोनार्की और एरिस्टोक्रेसी तो वहाँ प्योर फॉर्म में आते हैं और डेमोक्रेसी करप्ट फॉर्म में आती है। तो मोनार्की और एरिस्टोक्रेसी और डेमोक्रेसी, दैट मीन्स मैड, म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, जो इंटरनेशनल रिलेशंस में आता है, म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, मैड, MAD, मैड। तो यहाँ पर आप इस एक्रोनिम को क्यों याद रखेंगे, क्योंकि मैकियावेली ने ये वो फॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट है जो इन्होंने एरिस्टोटल से ली है। तो आउट ऑफ 6 इसने 2 करप्ट ली है और दो फेयर ली है, प्योर ली है, और एक करप्ट ली है अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। लेकिन मैकियावेली के हिसाब से तो इसने मोनार्की ली, एरिस्टोक्रेसी ली और डेमोक्रेसी, ये तीनों फॉर्म्स इन्होंने बारो किए। इन्फ्लुएंस रहा इस पे एरिस्टोटल का, तो ये चीजें इन्होंने एरिस्टोटल से हासिल की। इसके अलावा जो इस पे रिलीजन का असर रहता है, सेक्युलरिज्म का असर रहता है, वो इस पे मार्सिग्लियो का रहता है। तो इन्फ्लुएंस ऑफ मार्सिग्लियो, एक और फिलोसफर जो होता है मार्सिग्लियो, उसका जो अप्रोच या इसका जो इन्फ्लुएंस रहता है मैकियावेली पे, वो यही रहता है कि उसकी जो सेक्युलरिज्म है, जो उसने आइडिया ऑफ सेक्युलरिज्म दिया है, उसका बड़ा असर हुआ है मैकियावेली पे। इसके अलावा इसने सारे मेथड्स यूज़ किए, चाहे वो साइंटिफिक मेथड हो या बाकी मेथड हो, इसने हिस्टोरिकल मेथड भी यूज़ किया। तो ये इसने एरिस्टोटल से हासिल बारो किया या इन्फ्लुएंस रहा एरिस्टोटल का। लेकिन इसके बावजूद ही वाज फेवरिंग हिस्ट्री, वाई टू स्टडी हिस्ट्री इन ऑर्डर टू नो व्हाट हैपेंड इन द पास्ट। जब भी प्रॉब्लम्स हुई है तो लोगों ने क्या किया, हुक्मरानों ने क्या किया, वो आप पढ़ें। तो ये सजेस्ट कर रहा था हिस्ट्री को आप पढ़ें ताकि जाने जब स्टेट क्राइसिस में थी तो कौन से ऑप्शन थे स्टेट के पास, या कौन से इकदाम एफर्ट्स दिए स्टेट ने इन आर्डर टू रिजॉल्व दोज वेरी क्राइसिस in those times. That is why he was stressing about these very historical facts of the past, to study them so that to remember when you will be in the problem how you have to deal in that very situation. That is why ये फोकस या स्ट्रेस कर रहा था, आपने हिस्ट्री पढ़नी है, आपने हिस्ट्री पढ़नी है। और दूसरा ये जो मैकियावेली है, ही इज नोन एज अ मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर और फिलोसफर। ही इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस एंड ही इज आल्सो कंसिडर्ड एज द ब्रिज। अगर हम किसी को कहेंगे ना ब्रिज या बॉर्डर लाइन या मिड पॉइंट बिटवीन मेडिवल एंड मॉडर्न एजेस, जो मॉडर्न एजेस है और वस्ती दौर है, उसके बीच में जो ब्रिज है या बॉर्डर लाइन है या मिड पॉइंट है, वो मैकियावेली है। तो मिडल एजेस एंड मॉडर्न एज, मिडल एजेस और मॉडर्न टाइम्स के बीच जो ब्रिज है, तो वो मैकियावेली को कंसिडर किया जाता है। इसके अलावा जो डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल है, उन्होंने इसको लक़ब दिया है मैसेंजर ऑफ शैतान। मैसेंजर ऑफ शैतान मैकियावेली को उन्होंने कहा है। इसके अलावा ये इस चीज़ में बिलीव करता था, स्टेट शुड, जो रूलर होगा, ही शुड मेक हिज स्टेट सो स्ट्रांग, आइदर स्टेट शुड एक्सपायर और एक्सपेंड, या इसको मुकम्मल तौर पे फना होना चाहिए, या स्टेट का जो पावर है वो इतना होना चाहिए, ये बाकी जो इसके पड़ोसी है उन पड़ोसी स्टेट्स पे भी इसका कब्जा होना चाहिए। तो स्टेट इस लिहाज से होनी चाहिए, वो स्ट्रांग एनफ होनी चाहिए ताकि वो एक्सपायर नहीं बल्कि एक्सपेंड हो जाए, या जो नेबरिंग टेरिटरीज है उनको भी अपने काबू में कर सके। इसके अलावा मैकियावेली इज आल्सो कंसिडर्ड एज द फर्स्ट फिलोसफर हु कॉइन्ड द टर्म, हु यूज्ड द टर्म नेशनल इंटरेस्ट। लेकिन नेशनल इंटरेस्ट के लिए इसने जो टर्मिनोलॉजी यूज की है वो उसने यूरोपियन टर्मिनोलॉजी यूज की है। परहैप्स दैट इज इटालियन वर्ड, परहैप्स वो इटालियन वर्ड है राइसन डिटैट। राइसन डिटैट लेटर ऑन मैं वो शेयर कर दूंगा। राइसन डिटैट was first of all used by Machiavelli, and as far as Raison Ditat is concerned, Raison Ditat इसका जो मतलब है वो है नेशनल इंटरेस्ट। तो नेशनल इंटरेस्ट के बारे में इसने सबसे पहले इस्तेमाल किया राइसन डिटैट को। इसके अलावा उसने जैसे मोनार्की या एरिस्टोक्रेसी थी, अंडर प्रिवेलिंग कंडीशन मोनार्की को इसने सपोर्ट किया था, एरिस्टोक्रेसी को तो नहीं सपोर्ट किया था। लेकिन मॉडर्न के लिए इसने बता दिया रिपब्लिक इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, रिपब्लिकनिज्म इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसके अलावा इसने सिटीजन्स जो होंगे वही मिलिट्री होंगे, तो सिटीजन जो अपनी आर्मी होगी, नेशनल आर्मी होगी, वो 17 से लेके 40 तक जो एज ग्रुप्स है वो सर्व करेंगे मिलिट्री में, जहां तक अपनी स्टेट को तहफ़्फ़ुज़ और प्रॉपर्टी को तहफ़्फ़ुज़ देने की ज़रूरत है। तो ये वो चीज़ें हैं जो जानना ज़रूरी है मैकियावेली के लिए। और मैकियावेली ने ये भी बताया है एंडस जस्टिफाई मीन्स, नॉट मीन्स जस्टिफाई एंडस, वेल बिगिनिंग इज हाफ डन, ये उस चीज़ में बिलीव नहीं करता था, इसने यही बोला एंडस जस्टिफाई मीन्स। नाउ वी विल कम टू द टॉपिक सेकुलरिज्म। तो इसका जो सेकुलरिज्म का कंसेप्ट रहा है उसके ब्लूप्रिंट्स आई ऑलरेडी शेयर्ड विद यू पीपल। और जहाँ तक मैकियावेली की बात है, इसने एक और चीज़ एरिस्टोटल से बारो की है, एज अ सोशल एनिमल जो इंसान को कंसिडर किया जाता है, वो भी मैकियावेली ने एरिस्टोटल से ली थी।
तो जहाँ तक इसके सेक्युलरिज्म की बात है, उसके ब्लूप्रिंट्स मैंने आपके साथ शेयर किए, और जहाँ तक मैकियावेली की बात है, मैकियावेली से पहले जो लोग थे, वहाँ वो जो स्टेट्स थे, वो जो वहाँ पर जो दौलत बहुत ज़्यादा थी, बहुत सारी स्टेट्स थी, वहाँ पर जो रिलीजन था, रिलीजन वाज कंसिडर्ड एज द बेसिस फॉर स्टेट। रिलीजन को कंसिडर किया जाता था बेस ऑफ द स्टेट, बिगिनिंग ऑफ द स्टेट, बेसमेंट ऑफ द स्टेट, माइलस्टोन फॉर द स्टेट इन ऑर्डर टू स्टैंड। और स्टेट को कंसिडर किया जाता है एज अ पार्ट ऑफ द रिलीजन, स्टेट एज वन ऑफ द पार्ट ऑफ द रिलीजन, या स्टेट एज वन ऑफ द पार्ट ऑफ द रिलीजन के साथ साथ वहाँ चर्च का भी इस्तेमाल हो चुका है वर्ड। तो मैकियावेली से पहले जो लोग थे वो स्टेट को एक हिस्सा मानते थे मजहब का या चर्च का। तो स्टेट वहाँ इंफीरियर थी टू रिलीजन, रिलीजन वाज सुपीरियर। व्हाई? बिकॉज इट वाज द बेसिस ऑफ द स्टेट एंड स्टेट वाज फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ रिलीजन, स्टेट वाज फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ रिलीजन। लेकिन मैकियावेली ने ये आइडियोलॉजी जो है इसको इन्होंने रिजेक्ट किया है। मैकियावेली ने इस आइडियोलॉजी को रिजेक्ट किया है, उसने रिजेक्ट किया है और इसने सेपरेट किया है एथिक्स फ्रॉम पॉलिटिक्स। तो सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट यहाँ पर इन्होंने दे दिया, सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स, सेपरेशन ऑफ गुड कंडक्ट थ्रू रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स। और उसने क्या बता दिया, उसने डायरेक्टली अपने पुराने फिलोसफर्स के अगेंस्ट जाकर ये कहा, जो रिलीजन है दैट इज इन्फीरियर टू द स्टेट एंड इट इज सबऑर्डिनेट द स्टेट। ये सिर्फ इन्फीरियर ही नहीं है बल्कि ये सबऑर्डिनेट भी है। और यहाँ पर वो डायरेक्टली ठुकराता है, जो पुराने लोग थे उन्होंने बोला था स्टेट इज पार्ट ऑफ रिलीजन, लेकिन ये कहता है यहाँ पर रिलीजन इज सबऑर्डिनेट टू द स्टेट। और इसने ये भी बता दिया है जो रिलीजन है इट इज़ अबाउट द कंडक्ट ऑफ द इंडिविजुअल एंड इट इज पर्सनल अफेयर। ये हर किसी का पर्सनल मामला है, ज़ाती मामला है। लेकिन ऑन द अदर हैंड इसने बोला है जो पॉलिटिक्स है, तो रिलीजन को इसने पॉलिटिक्स से सेपरेट किया। रिलीजन के बारे में इसने बता दिया ये पर्सनल अफेयर है, इंडिविजुअल लेवल पे इसको देखना चाहिए लोगों को। और जहाँ तक पॉलिटिक्स की बात है, पॉलिटिक्स में के बारे में मैकियावेली ने क्या बोला है, इट इज़ द रूल ऑफ द कंडक्ट ऑफ द स्टेट, इट इज़ द रूल ऑफ द कंडक्ट ऑफ द स्टेट। तो पुराने जो फिलासफर्स थे उनके अगेंस्ट मैकियावेली ने जाकर ये कहा है कि ये जो रिलीजन है इट इज़ inferior to state, it is subordinate to state, and at individual level it is a personal affair. We should think of religion at individual level, and as far as politics is concerned, it is the rule of the conduct of the state, it is the rule of the conduct of the state. So he was not anti-church, but he was anti-religion. नॉट एंटी रिलीजन, ही वॉज एंटी चर्च नॉट एंटी रिलीजन। वो एंटी चर्च क्यों था? क्योंकि मैंने आपको बता दिया जो इटली में कंडीशंस थी, जो क्राइसिस थी, स्टेट जो फेस कर रही थी प्रॉब्लम्स, वो वहाँ पर ट्रू क्रिश्चियनिटी नहीं यूज़ कर रहे थे। जो ट्रू क्रिश्चियनिज्म की जो क्रिश्चियन मज़हब की जो मैसेजेस है लोग वो फॉलो नहीं कर रहे थे। और वो चीज़ें बन गई है रीजंस व्हाई मैकियावेली वाज एंटी चर्च बट नॉट एंटी रिलीजन। और इसके अलावा उसने रिलीजन को इम्पोर्टेंस दी, लेकिन इंसान की ज़ाती ज़िंदगी में, ही सोशल लाइफ में, इंडिविजुअल लाइफ में। और उसने ये बता दिया जो रिलीजन है, हाँ आपने ये जानना है एट इंडिविजुअल लेवल, बिकॉज रिलीजन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रॉस्पेरिटी एंड डेवलपमेंट एंड हेल्थ ऑफ द स्टेट। प्रॉस्पेरिटी और डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट के बारे में आपके पास इंडिविजुअल लेवल पे स्ट्रांग फेथ होना चाहिए, स्ट्रांग बेसिस होने चाहिए जहाँ तक एथिक्स और रिलीजन की बात है। और जहाँ तक रूलर्स की बात है, दे कैन यूज इफ दे विल बी नॉलेजेबल अबाउट द रिलीजन, चाहे वो ज़्यादा नॉलेजेबल होंगे या थोड़े से भी होंगे, लेकिन कम अज़ कम उनको थोड़ा सा नॉलेजेबल अबाउट एथिक्स एंड रिलीजन होना चाहिए इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन देयर पावर इन द स्टेट, strengthen their power in the state or strengthen their state so that to make their state very powerful। तो उनको इंडिविजुअल लेवल पे रिलीजन, अगर ये रूलर होगा इसको कुछ भी नहीं पता होगा लेकिन फिर भी इसको जानना चाहिए थोड़ा सा, इन ऑर्डर टू मेक हिज स्टेट वेरी पावरफुल। और जहाँ तक मैकियावेली की बात है, उसने प्रपोज किए दो कंसेप्शन जहाँ तक रिलीजन या एथिक्स की बात है। एक में उसने बता दिया वन फॉर पब्लिक, पब्लिक में आता है गवर्नमेंट दैट इज रूलर, एथिक्स फॉर रूलर क्या होंगे एंड एथिक्स फॉर प्राइवेट सिटीजन्स क्या होंगे। तो डायरेक्टली इसने वहाँ पर बता दिया है जो नॉर्मल स्टेट होती है वहाँ पर जो सिटीजन्स के एथिक्स होंगे वो यही होंगे जब वो नॉलेजेबल होंगे रिलीजन के बारे में इंडिविजुअल लेवल पर, दे विल डेफिनेटली बी लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स, दे डेफिनेटली विल बी लॉ रेस्पेक्टिंग सिटीजन्स। जब वो रिलीजियस के बारे में नॉलेजेबल होंगे दे विल डेफिनेटली बी द पीपल respecting the authority, respecting the authority
when they will be knowing the ethics, when they will be knowing the religious matters at the individual level, they definitely will serve in the army for the डिफेंस ऑफ देयर स्टेट। तो ये नॉर्मल स्टेट में होंगे ये चीज़ें, और ये प्राइवेट सिटीजन्स के एथिक्स की बात है। लेकिन ज़्यादातर जो उसने सेक्युलरिज्म के बारे में बता दिया है वो उसने ज़्यादा पब्लिक एथिक्स पे बात की है। पब्लिक एथिक्स में उसने रूलर के बारे में बात की है। फॉर एग्जांपल उसने ये बता दिया जैसे ही रूलर होगा तो पब्लिक एथिक्स या मोरालिटी जो होगी वो बड़ी इंपॉर्टेंट है स्टेट के लिए। जो इसको चला रहा होगा उसके लिए ये ज़रूरी होना चाहिए कि वो मज़हब के बारे में कम या ज़्यादा जानकारी रखता हो, क्योंकि अगर वो रिलीजन के बारे में थोड़ा सा भी जानता हो ये उसको मदद देगी इन ऑर्डर टू मेक हिज स्टेट वेरी पावरफुल। और इसने ये वहाँ पर ये भी बता दिया है जो ये एंटी चर्च क्यों है, एंटी रिलीजन ये नहीं है, एंटी चर्च ही क्यों है। उसके लिए मैंने आपको बता दिया कि इटली में कंडीशंस क्या थी, चाहे वो करप्शन था या इनजस्टिस के लिए लोग खड़े नहीं थे, लॉलेसनेस थी, सेल्फिश लोग थे ज़्यादा, और रियल क्रिश्चियन जो मैसेजेस थे वो फॉलो नहीं होती थी और लोगों को जस्टिस नहीं मिलती थी। एक और वजह है वाई ही वॉज एंटी चर्च, उसकी वजह ये थी ही क्रिटिसाइज्ड क्रिश्चियनिटी, उसने क्रिश्चियनिटी को क्रिटिसाइज किया। क्यों? बिकॉज उसने बता दिया इससे जो लोग होंगे, जो क्रिश्चियनिटी से लोग जो हैं वो चैरिटेबल बन गए हैं, ज़्यादा मावनत करने वाले बन गए हैं। चैरिटेबल के साथ साथ वो पेशेंट हो गए हैं, वीक हो गए हैं, कमज़ोर हो गए हैं। पेशेंट फेसिंग इनजस्टिस, वो जुल्म नाइंसाफ़ी फेस कर रहे हैं लेकिन सब्र दिखा रहे हैं, यहाँ से कुछ एक्सप्रेस ही नहीं कर रहे हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से मक्यावली ने एक बार फिर बताया वाई आई एम एंटी चर्च, वाई आई एम एंटी चर्च। तो एंटी चर्च के बाद वो कहता है आई लाइक सिविक रिलीजन। ये सिविक रिलीजन क्या होता है? बेस्ड ऑन फियर एंड रिस्पेक्ट फॉर अथॉरिटी। जो एथिक्स में प्राइवेट सिटीजन्स होंगे, जो प्राइवेट एथिक्स होगा सिटीजन्स के लिए, जो एग्जाम्पल होगी वो सिविक रिलीजन होगा। दैट मीन्स दैट इट विल बी बेस्ड ऑन फियर एंड रिस्पेक्ट फॉर अथॉरिटी। मैंने आपको बता दिया नॉर्मल स्टेट में उनको क्या करना होगा, दे हैव टू बी लॉ अबाइडिंग सिटीजन, दे हैव टू रेस्पेक्ट द अथॉरिटी। लेकिन एक परवर्टेड एक करप्ट स्टेट में प्रिंस कोई ऑप्शंस होंगे, अगर लोग नहीं मान रहे हैं तो उनको पनिशमेंट दिया जाए, फिर भी ना माने नॉर्मल चीज़ों को रेस्टोर करने के लिए उस परवर्टेड स्टेट में ए टू जेड ऑप्शंस रहते हैं रूलर के पास। लेकिन इन नॉर्मल स्टेट मैकियावेली यहाँ पर कहता है सिविक रिलीजन प्राइवेट सिटीजन्स को, प्राइवेट एथिक्स में लोगों को फॉलो करना चाहिए, सिटीजन्स को फॉलो करना चाहिए। क्यों? जब वो ये एथिक्स फॉलो सिविक रिलीजन को फॉलो करेंगे दैट मीन्स दे विल बी फेयरफुल ऑफ द रूलर एंड आल्सो दे विल रेस्पेक्ट हिज अथॉरिटी, दे विल रेस्पेक्ट हिज अथॉरिटी। इसके अलावा जो ये सिविक रिलीजन है इसकी वजह से ही फिर जो स्टेट होगी वो ब्रेव मैन या बोल्ड करेजस मैन प्रोड्यूस कर सकती है जो सर्व करेंगे स्टेट को इन द फॉर्म ऑफ नेशनल आर्मी विद एज फ्रॉम 17 to 40 ईयर्स। इसके अलावा उसने ये बताया चर्च के खिलाफ मैं क्यों हूँ, लोग चैरिटेबल बन जाते हैं, लोग वीक बन जाते हैं। इसके अलावा लोग पेशेंस दिखाते हैं लेकिन इनजस्टिस को फेस करते हैं। इसके अलावा इसने ग्लोरीफाई किया कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। वहाँ सेकुलरिज्म का कंसेप्ट जब इसने दिया तो इसने वहाँ इंपॉर्टेंस दी क्लासिकल क्वालिटीज़ को, जैसे आपके पास करेज होनी चाहिए, करेज के साथ साथ आप जंग में यकीन रखनी चाहिए, आपके पास स्ट्रॉन्गेस्ट होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग डिफेंस होना चाहिए, और आपके पास स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंसिया होना चाहिए। और पब्लिक एथिक्स में जब आप मज़हब के बारे में कम या ज़्यादा जानते हों फिर भी आपको हमेशा ये करना चाहिए, आपको जो अपने स्टेट का पावर है या प्रॉस्पेरिटी है वो बढ़ानी चाहिए, इस बात में आपने यकीन रखना चाहिए। क्योंकि उसने वहाँ पर बता दिया जो रूलर या क्रिएटर ऑफ द स्टेट होता है, रूलर या क्रिएटर ऑफ द स्टेट जो होता है, ही इज़ नॉट आउटसाइड लॉ बट ही इज़ अबोव द लॉ, लेकिन वो आउटसाइड मोरालिटी भी होता है। क्योंकि जब वो कहते हैं कि हम हॉबस जब पढ़ते हैं तो हम बोलते हैं जो सोवरेन है ही इज़ अबोव द लॉ, और यहाँ पर इसी तरह जो हम कहते हैं जो अकॉर्डिंग टू मैकियावेली स्टेट बनाई गई है, जो क्रिएटर है स्टेट का, ही इज़ नॉट ओनली आउटसाइड द लॉ बट ही इज़ अबोव मोरालिटी एज वेल। मतलब हम कह सकते हैं वो सबसे ऊपर है वहाँ पर। वाई? बिकॉज इन ऑर्डर टू रिमेन इन पावर, इन ऑर्डर टू रिमेन इन पावर ही वॉज परमिटेड, उसको परमिट किया था मैकियावेली ने, ही वॉज परमिटेड टू यूज द इमोरल मीन्स, गलत तरीके वो इस्तेमाल कर सकता है। इन ऑर्डर टू रिमेन इन पावर, जो क्रिएटर ऑफ द स्टेट है, he is not just about the law, he is about the state, he is about the morality. So in order to remain in power he can use immoral means of power, like he can use fraud, he can use violence, he can
break the faith of the people. He can use every wrong option in order to remain in the power and serve the state. लेकिन इसके अलावा जो इमोरल मीन्स होते हैं, मैकियावेली वहां क्रिटिसाइज करता है जो इमोरल मीन्स के लिए, जो इमोरल मीन्स होते हैं, इमोरल एक्ट्स होते हैं, गलत तरीके होते हैं, उन पे अगर कोई वहां रिसर्च करता होगा, फिर एडवोकेसी करता होगा, लिखता होगा गलत तरीकों के बारे में, क्रिटिसाइज कर रहा होगा, जिस तरह किसी गवर्नमेंट में लोग जो होते हैं वहां पर, या जो सिविल सर्वेंट्स, सिविल सोसाइटी के लोग होते हैं, सोशल एक्टिविस्ट्स होते हैं, वो आमतौर पर उन गलत पॉलिसियों के क्रिटिसाइज करते हैं। तो मैकियावेली ने भी वहां पर ये बता दिया है, जो लोग होंगे जो क्रिटिसाइज करेंगे इमोरल मीन्स का, ओपन एडवोकेसी करेंगे, ओपनली सपोर्ट करेंगे गलत पॉलिसियों के खिलाफ, गलत पॉलिसियों के खिलाफ लोगों को भड़काएंगे, उस पर क्या किया है मैकियावेली ने उसको कंडेम किया है। मैकियावेली ने उसको कंडेम किया है। जब मैकियावेली ने यहाँ पर इस चीज को कंडेम किया है कि लोग गलत तरीके को हाईलाइट कर रहे हैं, कि हमें गलत तरीकों को रोकना है, लोग जब इन चीजों को हाईलाइट कर रहे हैं, मैकियावेली ने इसको कंडेम किया है। जब मैकियावेली इसको कंडेम करता है, तब जाकर वहां पर क्या होता है, जो फिलासफर्स हैं सेबीन और ड्यूनिंग फिर कोड करते हैं। वो कोड क्या देते हैं मैकियावेली को? मैकियावेली वाज नीदर मॉरल नॉर इमोरल इन पॉलिटिक्स, बट ही वाज अनमोरल इन पॉलिटिक्स। तो मैकियावेली ना उधर का है ना इधर का है, बल्कि वो बीच का है। ना वो इमोरल है, ना वो मॉरल है, ना वो इमोरल है, बल्कि वो अनमोरल है पॉलिटिक्स में। अगर ये क्वेश्चन आएगा, मैकियावेली मॉरल इन पॉलिटिक्स, नीदर मॉरल नीदर इमोरल बट अनमोरल इन पॉलिटिक्स। अगर मैकियावेली अनमोरल है पॉलिटिक्स में, ये किसने कहा है? ये ड्यूनिंग ने कहा है। और ड्यूनिंग के साथ साथ उसके साथ जो दूसरा थिंकर है जिसने हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थॉट लिखी है, वो है जॉर्ज सेबीन। तो जॉर्ज सेबाइन और ड्यूनिंग है, उन्होंने मैकियावेली के लिए यूज किया है ही वाज अनमोरल इन पॉलिटिक्स। तो जब हम मैकियावेली का सेक्युलरिज्म पढ़ते हैं, उसमें ज्यादा यही समझ आता है, ही सेपरेटेड दिस रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स, एथिक्स फ्रॉम पॉलिटिक्स। मैकियावेली से पहले जो लोग थे वो रिलीजन को कंसिडर कर रहे थे, चर्च को कंसिडर कर रहे थे एट द टॉप लेवल, और स्टेट को इसका पार्ट। लेकिन जब मैकियावेली आ गया, एक तो इसने सेपरेशन ऑफ एथिक्स फ्रॉम पॉलिटिक्स की, रिलीजन और पॉलिटिक्स को सेपरेट किया। दूसरा, इसने टोटली अपोजिट किया, इसने बोला जो रिलीजन है इट इज इंफीरियर टू स्टेट, इट इज पार्ट ऑफ द स्टेट, बट पीपल, किंग और जो भी लोग होंगे, दे विल फॉलो दिस रिलीजियस अफेयर एट द इंडिविजुअल लेवल, in private life, in social life, at the individual level. But when we are talking about the politics, it is the rule of the conduct of the state. तो रिलीजन को आप पर्सनली फॉलो करेंगे। और इसने सजेस्ट किया जो रूलर होगा वो डेफिनेटली उसको रिलीजियस टीचिंग्स होंगी, अगर नहीं होंगी तो उसको जानना ज़रूरी है, क्योंकि रिलीजियस टीचिंग्स की वजह से मैकियावेली कहता है स्टेट इज़ गेटिंग हेल्दी एंड प्रॉस्पेरिटी, स्टेट इज़ गेटिंग हेल्दी एंड अचीविंग प्रॉस्पेरिटी। इसके अलावा इसने बता दिया आई एम एंटी चर्च बट नॉट एंटी रिलीजन। एंटी चर्च में मैंने आपको बता दिया उसने क्यों कहा मैं एंटी चर्च हूँ, क्योंकि जिस क्रिश्चियनिटी हैज मेड people sick, weak, charitable, they are bearing patience while facing injustice. Also he was anti-church for this, as the condition of Italy was there because of wrong policies, wrong messages on the part of Christianity, because the state was fed up with corruption, moral activities were degenerated, the message was just murder, violence. Every wrong act was the guiding principle in that very state. Lawlessness and selfish interests were always at the apex in that very state. This is also the reason why he was anti-church, but not anti-religion. And further, when he was getting ahead, he was saying urging people to follow civic republicanism. What is the civic republicanism? Based on fear and respect for authority, in order to produce strong men for the defense of the country. तो सिविक रिपब्लिकनिज्म को वो सपोर्ट करता है ताकि लोग जो है एक तो वो डरें, और जब वो डरेंगे तब वो अथॉरिटी के लिए रेस्पेक्ट करेंगे, और उससे हम क्या कर सकते हैं, वी कैन प्रोड्यूस द करेजियस एंड ब्रेव मैन फॉर द स्टेट। और दूसरा इसने ये भी बता दिया है जो पब्लिक एथिक्स होंगे, इनका मतलब यही होगा, पब्लिक एथिक्स में जो गवर्नमेंट होगी, रूलर होगा, प्रिंस होगा, ही विल
he will his public ethics, his religious teachings will always aim at keeping and increasing the power of the state, as he is the creator of the prince, is the creator of the state. So he is not only about the law, but he is about the morality as well. So in order to remain in power, he can use every wrong act. सो मैकियावेली ने यहाँ पर ग्लोरीफाई किया किन क्वालिटीज को, करेज को, इंटेलिजेंस को, वार को, मर्डर को, वायलेंस को। और आखिर पे कुछ लोग अगर थे वहां पर गलत एक्ट्स के लिए आवाज उठाते थे, ओपन एडवोकेसी कर रहे थे, तो मैकियावेली ने इसको कंडेम किया है। और इस चीज को देखकर दो थिंकर्स, जॉर्ज सेबिन और ड्यूनिंग, ने मैकियावेली को कहा, नीदर मैकियावेली न मॉरल है न इमोरल है, बट ही इज अनमोरल इन पॉलिटिक्स, अनमोरल इन पॉलिटिक्स। तो उसका जो ये सेक्युलरिज्म का कंसेप्ट रहा है, एथिक्स एंड पॉलिटिक्स कंसेप्ट रहा है, इसकी वजह से हम क्या देख सकते हैं, अगर जो अभी आपने दलील अभी तक सुनी उसमें हम ये कह सकते हैं, अगर हम क्रिटिसाइज करेंगे, ही मिसगाइडेड द पॉलिटिशियंस। आजकल के ज़माने में अगर देखेंगे, यहाँ पर सिर्फ मिसगाइडेंस है। जब आपको लोग चुनते हैं, जब आप चूज किए जाते हैं, इलेक्ट किए जाते हैं, अपॉइंट किए जाते हैं, यू कांट यूज रॉन्ग एक्ट्स अगेंस्ट योर ओन पीपल। ठीक है, आप किसी हद तक कर सकते हो टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, but you can't use them always. You can't suppress the public movement. You can't suppress the public movement, and you can't be an absolutist in today's world. तो यहाँ पर जो उन्होंने ग्लोरीफाई की है क्वालिटीज, वार, हाँ ठीक है, आपने डिफेंड करना है मदर लैंड को, लेकिन जो आप कहते हो मर्डर या केयरलेस मर्डर में आप एक और चीज़ बताते हो जिसमें आप वायलेंस और ब्रेच ऑफ फेथ करते हो, वो गलत है। तो यहाँ पर जो मैकियावेली क्वालिटीज देता है प्रिंस को, वो बताता है मजहब के तौर पर आप फिर क्या कर सकते हो, आप स्टेट के अबो रहते हो, आपको कौन से पावर्स रहते हैं, कौन सी क्वालिटी उसने ग्लोरीफाई की है, तो उससे हम कह सकते हैं कि ही इज जस्ट मिसगाइडिंग द पॉलिटिशियंस। इसके अलावा इट इज़ इम्पॉसिबल टू से जो पब्लिक और ये प्राइवेट इंटरेस्ट्स होते हैं वो सेम हो सकते हैं। और उसने जो बोला है एंड इज जस्टिफाई मीन्स, वो बिल्कुल अगेंस्ट गांधी ने जो बोला है मीन इज जस्टिफाई एंडस। सीधी सी बात है, मीन इज जस्टिफाई एंडस, वेल बिगिनिंग इज हाफ डन। जब आपने पहला पेपर, फॉर एग्जांपल इन जनरल आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो हम यहाँ पर क्रिटिसाइज कर रहे हैं मैकियावेली के उस पॉइंट का जिसमें वो बोलता है एंड इज जस्टिफाई मीन्स। एंड इज जस्टिफाई मीन्स के अगेंस्ट आता है मीन इज जस्टिफाई एंडस। पहले मीन्स आते हैं फिर एंडस होते हैं। जब आपके पास पैसे होते हैं तब जाके आप कुछ चीज़ें ले आते हो। जब आप पेपर्स के लिए प्रिपरेशन, एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन करते हो, तब जाके आपकी जो एंड होता है वो अच्छा होता है। तो जब आपका मीन्स अच्छा जाता है, जब आपकी हार्डवर्क अच्छी चली जाती है, तब जाके आपका जो मीन्स है, जो रिजल्ट होता है, वो आपके फेवर में आ जाता है। तो ये सब जो कॉन्सेप्ट था ये मैकियावेली के सेक्युलरिज्म के बारे में था। उसके बाद मैकियावेली देता है अपने स्टेट क्राफ्ट के बारे में, व्हाट वेयर द व्यूज ऑफ मैकियावेली अबाउट हिज स्टेट। तो स्टेट में मैकियावेली कहता है डायरेक्टली, ये हाईएस्ट एसोसिएशन है सिटीजन्स की, जिसमें जो लोग होते हैं वो अपने आप को सरेंडर करते हैं। और इससे पहले मैंने आपको बता दिया, शायद स्टेट के बारे में उसने कुछ कॉन्सेप्ट्स जैसे किससे बारो किए थे, जैसे उसने एरिस्टोटल से बारो किए थे, हिस्टोरिकल मेथड भी, और स्टेट के बारे में भी उसने एरिस्टोटल से ये हासिल किया था। और सेक्युलरिज्म का जो उस पर इम्पैक्ट रहा है वो मार्सिग्लियो का रहा है। तो स्टेट को मैकियावेली ने कंसिडर किया है हाईएस्ट एसोसिएशन टू विच द सिटीजन्स सरेंडर देमसेल्व्स। स्टेट वो हाईएस्ट एसोसिएशन होती है जिसमें जो शहरी होते हैं वो अपने आप को इसके हवाले करते हैं, सबमिशन करते हैं, सरेंडर करते हैं। उसने डिफाइन किया है स्टेट को, ऑर्गेनाइज्ड फोर्स इन ऑर्डर टू मेंटेन द सिक्योरिटी ऑफ द पीपल। स्टेट इज एन ऑर्गेनाइज्ड फोर्स अकॉर्डिंग टू मैकियावेली। स्टेट एक ऑर्गेनाइज्ड फोर्स है अकॉर्डिंग टू मैकियावेली, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, टू मेंटेन द सिक्योरिटी ऑफ द पीपल, और जहाँ तक नेचर ऑफ स्टेट की बात है, नेचर ऑफ स्टेट की बात में उसने सबसे पहले बता दिया जो स्टेट होगी वो सेक्युलर होनी चाहिए, जैसे हम पहले पढ़ रहे थे उसका सेक्युलरिज्म का कंसेप्ट। तो सेक्युलर स्टेट को उसने मतलब वहाँ तरजीह दी है कि स्टेट जो है वो सेक्युलर होनी चाहिए, ऐसा मैकियावेली ने कहा। इसके अलावा उसने ये भी बता दिया है रूलर शुड बी देयर हु कैन प्रोवाइड, जो रूलर होगा स्टेट का, ही शुड प्रोवाइड सिक्योरिटी टू द पीपल एंड देयर प्रॉपर्टी। तो लोगों के हुकूक, लोगों की प्रॉपर्टी और जान माल की आपने हिफाजत करनी है, ऐसी स्टेट होनी चाहिए। वेल ऑर्डर्ड एंड स्टेबल गवर्नमेंट शुड बी देयर, स्टेबल गवर्नमेंट होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट होनी चाहिए। और जो आपके नेबर्स होंगे, हमेशा अपने नेबर्स को आपने कंसिडर करना है रियल एनिमीज ऑफ यू।
आपने अपने नेबर्स को हमेशा कंसिडर करना है, रियल एनिमीज ऑफ यू। और जो आपके पास आर्मी होगी वो आपकी अपनी आर्मी होगी, नेशनल आर्मी और सिटीजन्स आर्मी। और जो आर्मी के लिए आपने एज रखनी है वो एटलीस्ट 17 एंड मैक्सिमम 40 ईयर्स। सो 17 to 40 ईयर्स citizens can serve in the army according to the Machiavelli। इसके अलावा जो स्टेट होगी इट विल बी रन बाय अ सिंगल पर्सन, स्टेट विल बी रन बाय अ सिंगल पर्सन। और जो जिसमें वो कहता है प्रिंस या रूलर या किंग। और उसने कंसिडर किया है या सजेस्ट किया है रिपब्लिकनिज्म। रिपब्लिकनिज्म इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। लेकिन अंडर देन प्रिवेलिंग कंडीशंस थी, उसने वहां पर मोनार्की को सपोर्ट किया इंस्टेड ऑफ एरिस्टोक्रेसी। ठीक है, उन्होंने एरिस्टोटल से लिया था मैड, मोनार्की, एरिस्टोक्रेसी और डेमोक्रेसी। लेकिन उसने प्रिवेलिंग कंडीशन में मोनार्की को सपोर्ट किया इंस्टेड ऑफ एरिस्टोक्रेसी, लेकिन सजेस्ट किया था द बेस्ट फॉर्म इज अकॉर्डिंग टू मैकियावेली रिपब्लिकनिज्म। और उसने लॉ को भी इंपॉर्टेंस दी है अपनी स्टेट में कि लॉ इज आल्सो इम्पॉर्टेंट। एंड जो लॉ है, गुड लॉज आर ऑलवेज द फाउंडेशंस ऑफ अ गुड स्टेट। गुड लॉज आर ऑलवेज द फाउंडेशंस ऑफ अ गुड स्टेट। इसके अलावा जब उसने स्टेट को क्लासिफाई किया है एक नॉर्मल स्टेट में और एक क्राइसिस से भरी हुई स्टेट में, तो नॉर्मल स्टेट वर्सेस परवर्टेड स्टेट, नॉर्मल स्टेट वर्सेस परवर्टेड स्टेट। तो नॉर्मल स्टेट में मैकियावेली बताता है जो नॉर्मल स्टेट होती है, जो सिटीजन्स होते हैं वो लॉ अबाइडिंग होते हैं, वो ऑनेस्ट होते हैं, फेथफुल होते हैं, और दे आर ऑलवेज पेट्रियाटिक, दे रेस्पेक्ट द अथॉरिटी एज वेल। तो वो लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स होते हैं नॉर्मल स्टेट में। दे आर रेडी टू सर्व देयर मदरलैंड एट एवरी कास्ट। कोई भी कीमत चुकाने के लिए वो तैयार है अपनी स्टेट को प्रिजर्व या प्रोटेक्ट करने के लिए। तो जो नॉर्मल स्टेट होती है, इसको ये टेंडेंसी या इसको ये एबिलिटी रहती है टू एक्सपैंड एंड इंक्रीज इट्स पावर। तो जो नॉर्मल स्टेट है, जब वहाँ सिटीजन्स भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, अथॉरिटी को रेस्पेक्ट कर रहे हैं, लॉ को फॉलो कर रहे हैं, ऑनेस्टी दिखा रहे हैं, फेथफुलनेस दिखा रहे हैं, दे आर रेडी टू डाई इन ऑर्डर टू सर्व देयर मदरलैंड, तो स्टेट विल डेफिनेटली नॉट एक्सपायर बट स्टेट विल डेफिनेटली एक्सपैंड एंड इंक्रीज इट्स पावर। लेकिन दूसरे एंगल से जब हम देखते हैं, परवर्टेड स्टेट होती है जिसको कहते हैं द स्टेट एट द टाइम ऑफ द क्राइसिस। स्टेट एट द टाइम ऑफ द क्राइसिस जो स्टेट होती है, इट कांट ग्रो एट द टाइम ऑफ द क्राइसिस। हेंस जो मैकियावेली है उसने कुछ सजेशंस दी है प्रिंस को या रूलर को उसने कुछ सजेशंस दी है इन ऑर्डर टू प्रिजर्व एंड एक्सटेंड द पावर ऑफ द स्टेट। तो नॉर्मल स्टेट में आपने देखा जो लोग होते हैं वो भी फेथफुल होते हैं, तो वहां पर वो जो स्टेट होती है वहां पर वो पावर अच्छी तरह से स्टेट का इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है, जो परवर्टेड स्टेट होती है जिसको कहा जाता है स्टेट एट द टाइम ऑफ द क्राइसिस, स्टेट एट द टाइम ऑफ द क्राइसिस जो होती है, वहां पर जो स्टेट है एट द टाइम ऑफ क्राइसिस ग्रो या एक्सपैंड नहीं होती है। लिहाजा मैकियावेली ने कुछ सजेशंस दी है प्रिंस या रूलर को या किंग को फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द स्टेट और एक्सटेंशन ऑफ द स्टेट पावर। तो वहां पर जो उसने सजेशन दी है वो क्या है, टू द पॉइंट आपने वो याद रखने हैं। ही फेवर्ड यूज ऑफ पावर रथलेसली। तो एब्सोल्यूटिज्म को उसने मतलब बिना किसी कंट्रोल के आपने रथलेसली पावर यूज करना है, मर्सीलेसली आपने पावर यूज करना है। प्रिंस को इन्होंने परवर्टेड स्टेट या क्राइसिस से भरी हुई स्टेट में प्रिंस को ये पावर दिया है टू यूज हिज पावर रथलेसली, यूज हिज पावर मर्सीलेसली against those who are challenging the authority, against those who are not following the laws, against those who are not respecting the authority, against those who are not maintaining the law and order. To use of power ruthlessly, use of power mercilessly, without control. इसके अलावा उसने ये बता दिया जो चालाकियां एक प्रिंस के पास और बहादुरी होनी चाहिए वो लोमड़ी और शेर की तरह होनी चाहिए। कनिंग एज वेल एज बोल्डनेस लाइक फॉक्स एंड लायन रेस्पेक्टिवली। और जो रूलर होगा ही शुड बिलीव इन पीस एंड कामनेस, बट ही शुड एट टाइम्स अगर जरूरत पड़ी स्टेट के लिए, he should exploit the moral feelings of the people, he should exploit the religious values of the people। क्योंकि ये कौन सी स्टेट है, ये परवर्टेड स्टेट है, करप्शन से भरी हुई स्टेट है, क्राइसिस से भरी हुई स्टेट है। सो यू कैन, ही इज सजेस्टिंग द प्रिंस to use all the wrong acts here in order to maintain law and order against those people who are not respecting him, who are not following the laws, who are not respecting the authority। तो वहां पर एक्सप्लॉइट कर सकता है जो प्रिंस है, he can exploit the religious values of the people, but the prince should be a strong decision maker as well। वो जो भी फैसले करेगा वो अकेले करेगा, but he should be a strong decision maker and he should have his strong national army।
लेकिन जो प्रिंस होगा ये खुद भी एक कमांडर या एक स्ट्रॉन्ग या गुड सोल्जर होना चाहिए खुद भी। ऑल्सो जो प्रिंस होगा ही शुड बी filled with the sentiments of patriotism। तो पेट्रियाटिक फीलिंग्स और सेंटिमेंट से भरा हुआ होना चाहिए वो प्रिंस, ये क्वालिटी उसमें होनी चाहिए। इसके अलावा वो लोगों को डिसीव करना चाहिए। डिसीव कैसे करेगा? व्हेन ही विल ब्रेक हिज प्रोमिसेस, वो प्रॉमिस ब्रेकर होना चाहिए। वो लोग आवाम के पास जाता है, उनको वादा दिलाता है कि मैं वो करूंगा ये करूंगा, लेकिन बाद में वो वादा खिलाफी कर सकता है। ही शुड ब्रेक हिज प्रोमिसेस। व्हाई? क्योंकि सिटीजन उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, लॉ को रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। सो ही शुड ब्रेक हिज प्रोमिसेस। ऐसा मैकियावेली ने प्रिंस को सजेस्ट किया है एक परवर्टेड और क्राइसिस से भरी हुई स्टेट में। But he should try to win the sympathy and cooperation of the people। तो he should try to make his image in the people। जब वो यहाँ से वादे तोड़ेगा तो कहाँ से इमेज बनेगी? तो मैकियावेली वो भी बोलता था, ये भी बोलता था। मैकियावेली यहाँ पर जब बोलता है ही शुड ब्रेक हिज प्रॉमिस, तो वहीं पर वो बोलता है ही शुड बी पॉपुलर अमंग पीपल। उसको लोगों की सिंपैथी जीतनी चाहिए, कोऑपरेशन जीतना चाहिए, कुछ ऐसा करना चाहिए कि लोग उसकी तारीफें करनी चाहिए। बट ही शुड स्प्रेड फियर अमंग द पीपल। नफरत तो नहीं, लेकिन उसको ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करना चाहिए जिसमें लोग उनसे डरे, लोग उनसे डरे। फियर अमंग पीपल, डिसऑनेस्टी एंड फ्रॉड। ही शुड बी अ डिसऑनेस्ट पर्सन। तो सीधी सी बात है, व्हेन ही विल ब्रेक द प्रॉमिसेस, डेफिनेटली ही इज अ डिसऑनेस्ट पर्सन। डेफिनेटली ही इज द पर्सन हु इज बिलीविंग इन द फ्रॉड एक्ट्स। डेफिनेटली ही इज द पर्सन हु इज बिलीविंग इन wrong acts। Refrain from, he should refrain from wealth, property and women of his subjects। जो लोगों की दौलत होती है या बाकी चीज़ें जो बिलोंगिंग्स होती है लोगों की, चाहे वो दौलत हो, वुमेन हो या इसके अलावा प्रॉपर्टी हो, he should refrain from it। he should not interfere in these matters। he should not interfere in these matters in order to prevent the revolt। अगर उन्होंने इन चीज़ों को छेड़ा, इन चीज़ों को तीन में से किसी को छेड़ा, तो वहाँ बगावत हो सकती है। सो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द रिवोल्ट ही शुड रेफ्रेन, द प्रिंस शुड रेफ्रेन फ्रॉम टचिंग दीज वेरी थिंग्स, चाहे वो वुमेन हो, चाहे वो वेल्थ हो, चाहे वो किसी की प्रॉपर्टी हो। बट ही शुड मेंटेन द सिक्रीसी। उसको सिक्रीसी मेंटेन करनी चाहिए। एंड शुड कीप एन आई ऑन एवरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम गेटिंग लीक्ड। तो जो भी कोई प्लान हो रिवोल्ट का या लॉलेसनेस का, इंफॉर्मेशन हो, प्लान हो, अगर वो लीक हो जाए तो कम अज छोटी सी छोटी लेवल तक उसको अपनी इंटेलिजेंस से सिक्रीसी मेंटेन करनी होगी। और इसके अलावा उसको ये लीक मतलब जो भी इंफॉर्मेशन है उसको ये नज़र रखनी चाहिए, इतनी स्ट्रांग उसकी सिक्रीसी होनी चाहिए। उसको हर एक लीक इंफॉर्मेशन पे उसकी मतलब उसको इंफॉर्मेशन हो, उसकी मतलब उसको पहले ही इंटेलिजेंस हो कि कोई इंफॉर्मेशन लीक होने वाली है, चाहे वो बड़ी इंफॉर्मेशन हो या छोटी इंफॉर्मेशन हो। और पॉलिटिक्स में जो उस ये है प्रिंस है, ही शुड नॉट बिलीव इन द फ्रेंडशिप। ही शुड टेक एडवांटेज फ्रॉम द फेवरेबल अपॉर्चुनिटीज। लेकिन उसको पॉलिटिक्स में ज़्यादा दोस्त नहीं रखनी चाहिए। लेकिन वो प्रोपागेंडा कर सकता है, वो पॉप एंड शो कर सकता है। एजुकेशन को वो एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रोपागेंडा यूज कर सकता है। ही शुड यूज एजुकेशन एज अ सेल्फिश इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रोपागेंडा, ताकि वो दिखाए लोगों को थ्रू एजुकेशनल करिकुलम पीपल कैन फील दैट देयर इंटरेस्ट्स आर आइडेंटिकल विद द प्रिंस। लोग चाहते हैं यहाँ तालीम आम हो, तो जो एजुकेशन का प्रोपागेंडा एज अ टूल यूज करेगा, एक टूल को इस्तेमाल करेगा एज अ प्रोपागेंडा। तो एजुकेशन एज अ टूल विल बी यूज्ड एज अ प्रोपागेंडा बाय द किंग, बाय द रूलर, बाय द प्रिंस, ताकि लोग उस पर बिलीव करें कि हम भी चाहते हैं तालीम आम हो, बादशाह तो हमारा यही चाहता है, तो हमारे इंटरेस्ट कॉमन है। तो एजुकेशन उसको क्या करना चाहिए? यूज एज एन इंस्ट्रूमेंट, as a tool of propaganda। Avoid self praise। उसको सेल्फ प्रेज जो है उससे अवॉइड करना चाहिए, ताकि जो कुछ मैटर्स है ही कैन डिसाइड द मैटर्स इंडिपेंडेंटली। सेल्फ प्रेज में उसको बिलीव नहीं करना चाहिए, और जो फ्रीडम है लोगों का वो खत्म करेगा। फॉर एग्जाम्पल ही शुड डिस्ट्रॉय द फ्रीडम ऑफ द पीपल। लेकिन किन लोगों का? पहले ये वो लोग हैं जो उसकी अथॉरिटी को नहीं मान रहे हैं, तो ही इज यूजिंग हिज पावर मर्सीलेसली और देम। लेकिन अब अगर उसने किसी इलाके पर कब्जा किया है और वहाँ के लोग दूसरे तरीके के हैं, दूसरे टाइप के हैं, दूसरे फेथ से हैं, जो भी है, लेकिन उनको ज़रा सी भी आज़ादी नहीं देनी है। सो ही शुड डिस्ट्रॉय द फ्रीडम ऑफ द पीपल ऑफ द कॉन्करिंग टेरिटरीज। जो कॉन्करिंग टेरिटरीज होती है, अनदर स्टेट्स होते हैं, वहाँ पर जो लोग रहते होंगे उनका जो फ्रीडम होता है, उनका जो फ्रीडम है उसको वो डिस्ट्रॉय करना चाहिए।
तो ये वो चीज़ें हैं जो प्रिंस को सजेस्ट किया है मकियावेली ने इन ऑर्डर टू रिमेन इन पावर एंड मेंटेन द स्टेट पावर इन द परवर्टेड स्टेट और इन द स्टेट फुल ऑफ क्राइसिस। ऑल्सो ही शुड कीप अ डिस्टेंस फ्रॉम द पब्लिक। प्रिंस को ज़्यादा पब्लिक डिबेट्स में नहीं जाना चाहिए। ही शुड नॉट लिसन टू एवरीबडी। ओकेजनली किसी किसी को वो सुन सकता है, लेकिन ही शुड मेंटेन अ डिस्टेंस फ्रॉम जनरल मासेस। तो मेंटेनिंग अ डिस्टेंस भी इसमें आता है कि प्रिंस अपनी परवर्टेड स्टेट को ठीक करे। फाइनेंशियल मैटर्स, पब्लिक ओपिनियन को उसने सिर्फ फाइनेंशियल मैटर्स तक राइज रखा है कि जहाँ तक फाइनेंशियल मैटर्स की बात है पब्लिक ओपिनियन इज रिस्पेक्टेड। तो फाइनेंशियल मैटर्स पे जो पॉलिसीज होंगी पब्लिक ओपिनियन उसको सुनना है वहाँ पर। तो पब्लिक ओपिनियन, ही शुड नो अबाउट द पब्लिक ओपिनियन, जो पब्लिक लोगों की राय है अबाउट द फाइनेंशियल मैटर्स, ही शुड नो अबाउट इट। तो नॉलेज अबाउट द फाइनेंशियल मैटर्स उसको पब्लिक ओपिनियन की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। और जहाँ तक नॉलेज अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ द एनिमी, मैंने इससे पहले आपको बता दिया है, जो नेबरिंग टेरिटरीज होंगे हमेशा उनको कंसिडर प्रिंस को करना चाहिए कि वो मेरे दुश्मन हैं। अब वो इसको सिर्फ ये नहीं पता चलना चाहिए ये मेरे दुश्मन है, बल्कि इसको मुकम्मल ये होना चाहिए इनके पास पुराने ज़माने में इनके पास कितने तीरंदाज है, कितने घुड़सवार है, कितने पैदल वो है सोल्जर्स, या आज के ज़माने में इनके पास कितने मिसाइल्स है, कितने वो है, कितने टैंक्स है, एटसेट्रा। ये तो हमारा दुश्मन है ही, ठीक है। अकॉर्डिंग टू प्रिंस ऑल द नेबर्स आर द एनिमीज, बट उनकी हमें ये भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है, कहाँ पर उनके बैंकर्स है, किस एरिया में है। और ऑल्सो फ्रेंड्स शुड बिलीव इन दिस थिंग, नो प्लेस फॉर फ्रेंड्स इन पॉलिटिक्स। आज का जो दोस्त है वो कल का दुश्मन हो सकता है, कल का वो आपको अपोजिशन में आएगा। आज आप इसके साथ कोलिशन करो क्योंकि मौका है कुर्सी के लिए, और जब कोलिशन टूट जाता है कल आप एक दूसरे के सामने होते हो। तो नो फ्रेंडशिप इन पॉलिटिक्स, जो आज आपका दोस्त है कल वो इसमें आपका दुश्मन रहता है। इसके अलावा जो प्रिंस है, ही शुड ऑलवेज एम एट एक्सपेंशनिज्म ऑफ द टेरिटरी ऑफ द स्टेट। उसको बिलीव करना चाहे कि जो स्टेट है ये हमेशा बढ़े। तो ये वो चीज़ें हैं जो मकियावेली ने सजेस्ट की थी एक प्रिंस को इन ऑर्डर टू मेंटेन द कंडीशंस ऑफ द परवर्टेड स्टेट और द स्टेट फुल ऑफ क्राइसिस। तो नॉर्मल स्टेट के बारे में उसने जनरल बात बता दी थी, वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी एरिया में, क्योंकि वहाँ लोग जो हैं वो सपोर्टर होंगे, दे विल सर्व द स्टेट एट एवरी कास्ट। लेकिन जो परवर्टेड स्टेट है या वो स्टेट है जो फुल ऑफ क्राइसिस है, उस स्टेट में क्या है, उस स्टेट में आपने कुछ करना है तब जाके आपको उस स्टेट का जो पावर है एक्सपेंशन हो सकता है, एक्सपेंड हो सकता है जब आप पावर रेथलेसली यूज़ करेंगे। क्यों आपने ये चीज़ें क्यों करनी है? क्योंकि लोग जो है वो आपकी अथॉरिटी को रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि लोग जो हैं वो ऑनेस्टी नहीं दिखा रहे हैं, लोग जो हैं वो सेल्फिश हैं, लोग जो हैं वो कवर्ट है, बुज़दिल है। तो यहाँ पर कुछ गलत क्वालिटीज़ उसने सजेस्ट किया है प्रिंस को, तो प्रिंस को वो फॉलो करनी होती है जहाँ तक एक परवर्टेड स्टेट की बात है। तो ये मकियावेली के बारे में थी कुछ बातें एज पर एज हिज सेक्युलरिज्म एज वेल एज जो स्टेट ऑफ नेचर है प्रिंस या नॉर्मल स्टेट या परवर्टेड स्टेट में प्रिंस फिर क्या करेगा उस स्टेट ऑफ नेचर में। तो ये वो चीज़ जो हमने डिस्कस की। स्टिल वी डिस्कस अबाउट द ह्यूमन नेचर गिवन बाय मकियावेली।